नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जो इतिहास हमने पढ़ा है वही पूरी सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ उन लोगों की कहानी है जिन्होंने जीत हासिल की और अपनी दृष्टि से घटनाओं को लिख दिया? सच तो ये है कि इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जिसे समय, सत्ता, राजनीति और समाज के प्रभावों ने आकार दिया होता है। कई बार जो बातें हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती हैं वे पूरी सच्चाई नहीं होती, बल्कि उनका एक सीमित पक्ष ही सामने रखा जाता है। कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है तो कुछ को पूरी तरह दबा दिया जाता है। इतिहास में कई ऐसे तथ्य छिपे होते हैं जिन्हें जानबूझकर अनदेखा किया गया या फिर समय के साथ वे खो गए। उदाहरण के लिए, कई महान व्यक्तित्वों के केवल सकारात्मक पहलुओं को ही दिखाया जाता है, जबकि उनके निर्णयों के जटिल और विवादास्पद पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह कई युद्धों को वीरता की कहानी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनके पीछे की वास्तविकता, जैसे आम जनता का कष्ट, राजनीतिक चालें और आर्थिक स्वार्थ, कम ही सामने आती हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों और संस्कृतियों में एक ही घटना को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। जो एक देश के लिए वीरता है वही दूसरे के लिए आक्रमण हो सकता है। यही कारण है कि इतिहास को समझने के लिए सिर्फ एक स्रोत या एक किताब पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं और तथ्यों को जांचना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन्हीं बड़े झूठ और छिपे हुए सच को उजागर करेंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी विस्तार से नहीं सुना होगा। कुछ बातें आपकी सोच को चुनौती देंगी, कुछ आपको हैरान कर देंगी और कुछ आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके इतिहास को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। या फिर इतिहास में भी छिपे हैं कुछ ऐसे झूठ जिन्हें सच मानकर हम सालों से जी रहे हैं। सोचिए, अगर हमें बचपन से जो कुछ पढ़ाया और बताया गया उसमें से कुछ बातें अधूरी हों, कुछ तोड़ी मरोड़ी गई हों या फिर किसी खास नज़रिए से पेश की गई हों, तो हमारी पूरी समझ ही एक सीमित ढांचे में कैद हो सकती है। इतिहास केवल घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने उसे लिखा, संजोया और आगे बढ़ाया। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर वो बात जिसे हम सत्य मानते हैं वास्तव में पूरी सच्चाई है, या फिर उसका सिर्फ एक हिस्सा। कई बार सत्ता, राजनीति और समाज के प्रभाव में आकर कुछ घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वे एक खास विचारधारा को मजबूत करें। कुछ नायकों को महान बनाकर दिखाया जाता है, जबकि कुछ के योगदान को कम करके आंका जाता है। इसी तरह कई हार को छुपा लिया जाता है और जीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। समय के साथ ये कहानियाँ इतनी बार दोहराई जाती हैं कि वे अंतिम सत्य जैसी लगने लगती हैं, जबकि उनके पीछे की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल होती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सच्चाई धीरे धीरे सामने आई, नए शोध, पुरातात्विक खोजों और अलग अलग स्रोतों के विश्लेषण के जरिए। इससे ये साफ होता है कि इतिहास कोई स्थिर चीज़ नहीं है, बल्कि ये लगातार बदलता और विकसित होता रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इतिहास को केवल रटने की चीज़ न समझें, बल्कि उसे समझने, परखने और सवाल करने की आदत विकसित करें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं छिपे हुए पहलुओं को सामने लाएंगे जहां इतिहास के नाम पर हमें जो बताया गया उसके पीछे की असली कहानी क्या है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वे आपके सोचने का नज़रिया पूरी तरह बदल सकते हैं। आज हम खोलेंगे इतिहास के सबसे बड़े झूठ और उनके पीछे छिपे असली सच। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ उन बातों की चर्चा नहीं करेंगे जो आपको किताबों में पढ़ाई गई हैं, बल्कि उन पहलुओं को भी सामने लाएंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इतिहास में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें बार बार दोहराकर सत्य बना दिया गया, जबकि उनके पीछे की हकीकत कहीं अधिक गहरी और जटिल है। कुछ घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि वे एक खास विचारधारा या सत्ता के पक्ष में जाएं, और समय के साथ वे हमारी सोच का हिस्सा बन गईं। जब हम इतिहास के पन्नों को ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हर घटना के कई पहलू होते हैं, एक जो हमें बताया जाता है और दूसरा जो छिपा रहता है। कई बार राजनीतिक कारणों, सामाजिक दबावों या सांस्कृतिक प्रभावों के चलते सच्चाई को पूरी तरह सामने नहीं आने दिया जाता। यही कारण है कि एक ही घटना के अलग अलग संस्करण हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं परतों को हटाने की कोशिश करेंगे जिनके पीछे असली सच्चाई छिपी हुई है। हम जानेंगे कि कैसे कुछ मिथक समय के साथ इतिहास बन गए और कैसे कुछ सच्चाइयाँ धीरे धीरे सामने आईं।
ये सिर्फ जानकारी देने वाला वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपको सोचने, सवाल करने और हर चीज़ को नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करेगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहां हर मोड़ पर आपको नई जानकारी, चौंकाने वाले तथ्य और सोच बदल देने वाली सच्चाइयां मिलेंगी। क्योंकि जो आप अब तक सच मानते आए हैं, हो सकता है वो पूरी सच्चाई न हो। कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी और कुछ आपकी सोच ही बदल देंगी। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ सामान्य जानकारी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन तथ्यों और दृष्टिकोणों को सामने लाएंगे जो अक्सर चर्चा में नहीं आते। कई बार हम जिन घटनाओं को बहुत सरल समझते हैं, उनके पीछे की कहानी कहीं ज़्यादा जटिल और गहरी होती है। जब उन परतों को हटाया जाता है तो सच्चाई का एक नया रूप सामने आता है, ऐसा रूप जो हमारी पहले से बनी धारणाओं को चुनौती देता है। हो सकता है कि आप जिन ऐतिहासिक व्यक्तियों को अब तक एक ही नज़रिए से देखते आए हों, उनके बारे में आपको कुछ ऐसे पहलू पता चलें जो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करें। इसी तरह कुछ घटनाएं जिनके बारे में हमें केवल एक ही पक्ष बताया गया, उनके दूसरे पहलू जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है। यही वो पल होता है जब हमारी सोच बदलती है और हम चीज़ों को ज़्यादा समझदारी और गहराई से देखने लगते हैं। ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको ये भी सिखाएगा कि किसी भी बात को बिना सवाल किए स्वीकार करना सही नहीं है। जब हम सवाल पूछते हैं, खोज करते हैं और अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझते हैं, तभी हम सच्चाई के करीब पहुंच पाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप देखने और जानने वाले हैं, वो सिर्फ आपके ज्ञान को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी एक नया आयाम देगा। झूठ। इतिहास पूरी तरह निष्पक्ष होता है। सच ये है कि इतिहास को अक्सर हम एक ऐसी सच्चाई के रूप में देखते हैं जो बिना किसी पक्षपात के लिखी गई हो, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। इतिहास को लिखने वाले भी इंसान ही होते हैं। उनके अपने विचार, मान्यताएं, सीमाएं और कई बार राजनीतिक या सामाजिक दबाव भी होते हैं। ऐसे में जो घटनाएं दर्ज की जाती हैं, वे पूरी तरह निष्पक्ष हों, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार किसी घटना को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वो एक विशेष वर्ग, सत्ता या विचारधारा के पक्ष में दिखाई दे। इतिहास के लेखन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि कौन उसे लिख रहा है और किस उद्देश्य से लिख रहा है। उदाहरण के लिए, किसी युद्ध की कहानी एक देश के लिए वीरता की गाथा हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए वो आक्रमण और विनाश की कहानी होती है। इसी तरह विजेता अपने पक्ष को मजबूत और न्याय संगत दिखाने की कोशिश करता है, जबकि पराजित पक्ष की आवाज़ अक्सर कमज़ोर या गायब हो जाती है। इस कारण से इतिहास का एक बड़ा हिस्सा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, न कि केवल तथ्यों पर। इसके अलावा समय के साथ इतिहास में बदलाव भी होता रहता है। जैसे जैसे नए प्रमाण, शोध और खोज सामने आते हैं, वैसे वैसे पुरानी धारणाएं बदलती हैं। इसका मतलब ये है कि इतिहास कोई स्थिर या अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इतिहास को केवल एक तय सच्चाई मानकर न पढ़ें, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें। उसके पीछे के संदर्भ, लेखक का दृष्टिकोण और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। जब हम ऐसा करते हैं, तभी हम इतिहास के करीब पहुंचते हैं और सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सच। इतिहास अक्सर विजेताओं के नज़रिए से लिखा जाता है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी होती है। जब भी कोई युद्ध, संघर्ष या बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है, तो अंत में जो पक्ष जीतता है वही अपने अनुसार घटनाओं को दर्ज करने की शक्ति रखता है। उसके पास संसाधन, सत्ता और प्रभाव होता है, जिसके जरिए वो अपनी कहानी को आधिकारिक इतिहास बना देता है। ऐसे में हारने वाले पक्ष की आवाज़ धीरे धीरे दब जाती है या फिर पूरी तरह गायब हो जाती है। विजेता अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत करता है कि वो न्याय संगत और महान दिखाई दे। कई बार वो अपनी गलतियों को कम करके दिखाता है और अपने विरोधियों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इतिहास की किताबों में हमें अक्सर एक ही पक्ष ज़्यादा मजबूत और सही नजर आता है, जबकि दूसरे पक्ष की कहानी या तो अधूरी होती है या फिर पूरी तरह नज़रअंदाज कर दी जाती है। इसका असर केवल अतीत की समझ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारी वर्तमान सोच और धारणाओं को भी प्रभावित करता है। हम जिन नायकों को महान मानते हैं और जिन घटनाओं को सही या गलत समझते हैं, वे काफ़ी हद तक उसी इतिहास से प्रभावित होते हैं जो हमें पढ़ाया गया है।
हालांकि आधुनिक समय में इतिहासकार अलग अलग स्रोतों, पुरातात्विक साक्ष्यों और विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर इतिहास को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, न कि केवल वही जो विजेताओं ने लिखा। इसलिए जब हम इतिहास पढ़ें तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि ये एक दृष्टिकोण भी है, और सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें हर दृष्टिकोण को समझना और परखना होगा। जो जीतता है वही कहानी लिखता है, और कई बार हारने वालों की सच्चाई दबा दी जाती है। ये कथन केवल एक कहावत नहीं, बल्कि इतिहास को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जब कोई संघर्ष या युद्ध समाप्त होता है तो विजेता के पास न केवल सत्ता होती है, बल्कि वो ये तय करने की स्थिति में भी होता है कि आने वाली पीढ़ियों को क्या बताया जाएगा और क्या छिपाया जाएगा। इसी कारण से इतिहास के कई पन्ने ऐसे होते हैं जिनमें एक पक्ष की कहानी तो विस्तार से मिलती है, लेकिन दूसरे पक्ष की आवाज़ या तो बहुत कमज़ोर होती है या बिल्कुल ही गायब होती है। हारने वाले पक्ष के पास अपनी बात रखने के साधन और मंच अक्सर नहीं होते, या फिर उनकी लिखी गई बातें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विजेता जानबूझकर कुछ तथ्यों को दबा देता है ताकि उसकी छवि मजबूत और न्यायसंगत बनी रहे। इस प्रक्रिया में सच्चाई के कई पहलू छिप जाते हैं, और जो कहानी बचती है वो पूरी तस्वीर का केवल एक हिस्सा होती है। इसके अलावा समाज और राजनीति भी इस बात को प्रभावित करते हैं कि किस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। जो विचारधारा सत्ता में होती है वही इतिहास के प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करती है। इसी वजह से समय समय पर इतिहास की व्याख्या बदलती रहती है। नए शोध और नए दृष्टिकोण सामने आने पर पुरानी धारणाएं चुनौती पाती हैं। इसलिए जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर कहानी के पीछे एक और कहानी हो सकती है, एक ऐसा पक्ष जिसे शायद उतना महत्व नहीं दिया गया। जब हम दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं तभी हम सच्चाई के ज़्यादा करीब पहुंच पाते हैं, और इतिहास को केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जटिल और बहुआयामी वास्तविकता के रूप में देख पाते हैं। झूठ, ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है। आमतौर पर ताजमहल को एक ऐसी इमारत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, और इसलिए इसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन ये केवल आधी सच्चाई है। असल में ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी का प्रतीक नहीं, बल्कि उस समय की राजनीति, शाही शक्ति, वास्तुकला और साम्राज्य की समृद्धि का भी प्रतीक था। मुगल काल में विशाल और भव्य इमारतें बनवाना केवल भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं था, बल्कि ये सत्ता और वैभव दिखाने का भी एक तरीका था। ताजमहल का निर्माण भी इसी परंपरा का हिस्सा था, जहां शासक अपनी शक्ति, संसाधन और कलात्मक उत्कृष्टता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करते थे। इसे बनाने में हजारों कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों ने वर्षों तक काम किया, और इसमें उस समय की बेहतरीन वास्तुकला, नक्काशी और डिज़ाइन का उपयोग किया गया। इसके अलावा ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं है, बल्कि ये एक पूरे स्थापत्य परिसर का हिस्सा है, जिसमें बाग बगीचे, मस्जिद और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इसकी डिज़ाइन में इस्लामी, फारसी और भारतीय शैलियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, जो उस समय की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। इसलिए ताजमहल को सिर्फ प्यार की निशानी कहना उसके महत्व को सीमित कर देता है। ये न केवल एक भावनात्मक स्मारक है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है, जो उस दौर की राजनीति, कला, संस्कृति और शक्ति के संतुलन को दर्शाता है। जब हम इसे इस व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हमें इसकी असली महानता और गहराई का एहसास होता है। सच, ये मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे राजनीति और शक्ति का भी प्रदर्शन था। ताजमहल को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ एक भावनात्मक स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि उस समय के साम्राज्यिक दृष्टिकोण से भी देखना होगा। मुगल काल में भव्य इमारतों का निर्माण केवल सुंदरता या श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं होता था, बल्कि ये शासक की ताकत, संसाधनों और प्रभाव को दिखाने का एक सशक्त माध्यम भी होता था। जब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया तो ये उनके साम्राज्य की आर्थिक मजबूती, कलात्मक उत्कृष्टता और प्रशासनिक क्षमता का भी प्रतीक बन गया। इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण अपने आप में ये दर्शाता है कि उस समय मुगल साम्राज्य के पास कितने अधिक संसाधन, कुशल कारीगर और तकनीकी ज्ञान मौजूद था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बेहतरीन पत्थर मंगवाए गए, हजारों शिल्पकारों और मजदूरों ने वर्षों तक मेहनत की, और एक ऐसी इमारत खड़ी की गई जो आज भी स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है।
ये केवल एक मकबरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो साम्राज्य की शक्ति और भव्यता को स्थायी रूप से स्थापित करता था। इसके अलावा इस तरह के निर्माण कार्यों का एक राजनीतिक संदेश भी होता था। ये दिखाना कि शासक न केवल शक्तिशाली है, बल्कि वो संस्कृति, कला और धर्म का संरक्षक भी है। इससे प्रजा के बीच उसकी छवि मजबूत होती थी और अन्य राज्यों या साम्राज्यों के सामने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। इसलिए ताजमहल को केवल प्रेम का प्रतीक मानना इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जिसमें भावनाएं, कला, राजनीति और शक्ति ऑल एक साथ जुड़े हुए हैं। जब हम इसे इस व्यापक नज़रिए से देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये स्मारक केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि उस दौर की सोच और साम्राज्यिक महत्वाकांक्षा का भी जीवंत उदाहरण है। झूठ, आर्य बाहर से भारत आए और यहाँ हमला किया। ये धारणा लंबे समय तक इतिहास की किताबों और चर्चाओं में प्रमुख रूप से दिखाई देती रही, जिसे आमतौर पर आर्य आक्रमण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य मध्य एशिया या किसी बाहरी क्षेत्र से भारत में आए और उन्होंने यहाँ की मूल सभ्यता पर आक्रमण करके उसे बदल दिया। लेकिन आधुनिक शोध और विभिन्न विद्वानों के अध्ययन के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि ये विषय इतना सरल और एक तरफा नहीं है जितना पहले बताया जाता था। कई इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि आक्रमण जैसी धारणा के लिए ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। इसके बजाय कुछ विद्वान आव्रजन या माइग्रेशन या धीरे धीरे आने और बसने की प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग समूह समय के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आए और यहाँ की स्थानीय संस्कृति के साथ घुल मिल गए। वहीं कुछ अन्य विचारधाराएं ये भी कहती हैं कि आर्य यहीं के मूल निवासी हो सकते हैं और उनकी संस्कृति का विकास इसी क्षेत्र में हुआ। भाषाई और सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर भी कई तरह के निष्कर्ष निकाले गए हैं, लेकिन वे सभी एक मत नहीं हैं। यही कारण है कि आज इतिहासकार इस विषय को एक विवादित और बहस योग्य मुद्दा मानते हैं, न कि एक अंतिम सत्य। इसके अलावा इस सिद्धांत का उपयोग औपनिवेशिक काल में भी किया गया था, जहां कुछ यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय समाज को विभाजित तरीके से समझाने के लिए इसे बढ़ावा दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि इतिहास के सिद्धांत केवल तथ्यों पर ही नहीं, बल्कि उस समय की राजनीति और विचारधारा पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए ये कहना कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने आक्रमण किया एक निश्चित और अंतिम सच्चाई नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अभी भी शोध जारी है और अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सभी दृष्टिकोणों को जानें, परखें और किसी एक धारणा को अंतिम सत्य मानकर न चलें। सच, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कई मानते हैं कि ये सिद्धांत पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। आर्यों की उत्पत्ति और उनके भारत आने को लेकर इतिहास में लंबे समय से बहस चलती रही है और आज भी इस विषय पर कोई एक सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकला है। पहले जिस आक्रमण सिद्धांत को बहुत स्पष्ट और अंतिम सत्य की तरह प्रस्तुत किया जाता था, अब उसे लेकर कई विद्वान सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि इस सिद्धांत के समर्थन में पर्याप्त और ठोस प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते, खासकर ऐसे प्रमाण जो किसी बड़े और हिंसक आक्रमण को साबित कर सकें। आधुनिक समय में पुरातत्व, भाषा विज्ञान और आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स जैसे क्षेत्रों में हुए शोध ने इस विषय को और जटिल बना दिया है। कुछ शोध ये संकेत देते हैं कि यदि कोई बाहरी समूह आया भी था, तो वो अचानक आक्रमण की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाली आव्रजन प्रक्रिया यानी माइग्रेशन के रूप में आया होगा। वहीं कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक निरंतरता इतनी मजबूत है कि इसे किसी बाहरी आक्रमण से जोड़ना पूरी तरह सही नहीं लगता। इसके अलावा भाषाई समानताओं जैसे संस्कृत और अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं के बीच संबंध को लेकर भी अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। कोई इसे बाहर से आने का प्रमाण मानता है, तो कोई इसे सांस्कृतिक संपर्क और आदान प्रदान का परिणाम बताता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास एक स्थिर और अंतिम निष्कर्ष नहीं देता, बल्कि ये निरंतर शोध और नए प्रमाणों के आधार पर विकसित होता रहता है। इसलिए आज कई इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत को एकमात्र सच्चाई के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है, बल्कि इसे एक संभावित दृष्टिकोण के रूप में देखना चाहिए जिस पर अभी भी बहस जारी है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इतिहास को हमेशा खुले दिमाग से समझना चाहिए। किसी भी सिद्धांत को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके पीछे के प्रमाण, तर्क और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को भी देखना जरूरी है। तभी हम वास्तविकता के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं।
झूठ। अशोक हमेशा से अहिंसक थे। अक्सर सम्राट अशोक को एक ऐसे शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो शुरू से ही शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। लेकिन ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। वास्तव में अपने शासन के शुरुआती दौर में अशोक एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे, जिनका मुख्य लक्ष्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उस समय के अन्य राजाओं की तरह उन्होंने भी युद्ध और विजय के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाया। अशोक के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध के बाद आया। ये युद्ध बहुत ही भीषण था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और भारी विनाश हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद जब अशोक ने चारों ओर फैली तबाही, पीड़ा और मानवीय कष्ट को देखा तो वे भीतर से गहराई तक प्रभावित हुए। यही वो क्षण था जब उनके विचारों में बड़ा परिवर्तन आया। इसके बाद अशोक ने हिंसा और युद्ध का मार्ग छोड़कर धर्म, शांति और नैतिकता की राह अपनाई। उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और अपने शासन में दया, करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा जारी किए गए शिलालेखों में भी ये स्पष्ट दिखाई देता है कि वे अपने प्रजा के कल्याण और नैतिक जीवन को प्राथमिकता देने लगे थे। इसलिए ये कहना कि अशोक हमेशा से अहिंसक थे एक अधूरी सच्चाई है। असल में उनकी कहानी एक परिवर्तन की कहानी है, एक ऐसे शासक की जिसने युद्ध और विजय से शुरुआत की, लेकिन अनुभव और आत्मचिंतन के बाद शांति और मानवता का मार्ग चुना। यही बदलाव उन्हें इतिहास में एक अनोखा और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाता है। सच, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी। उससे पहले वे एक शक्तिशाली और आक्रामक शासक थे। सम्राट अशोक के जीवन को समझने के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वे हमेशा से शांतिप्रिय शासक नहीं थे। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक एक दृढ़, महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी राजा थे, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना और अपनी सत्ता को मजबूत करना था। उस समय के अन्य शासकों की तरह उन्होंने भी युद्ध को शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करने का प्रमुख साधन माना। इस विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण कलिंग युद्ध था, जो उनके शासनकाल की एक निर्णायक घटना बन गया। ये युद्ध अत्यंत विनाशकारी था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई और असंख्य लोग घायल या विस्थापित हुए। इस युद्ध के बाद जब अशोक ने चारों ओर फैले विनाश, पीड़ा और मानवीय कष्ट को देखा तो उनके भीतर गहरा आत्ममंथन शुरू हुआ। यही वो क्षण था जिसने उनके जीवन और शासन की दिशा पूरी तरह बदल दी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने न केवल युद्ध और हिंसा का त्याग किया, बल्कि उन्होंने अपने शासन को एक नैतिक और मानवीय आधार पर पुनर्गठित करने का प्रयास किया। उन्होंने धम्म यानी नैतिक जीवन को अपनाया और अपने शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को भी सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर उसे अपने साम्राज्य और बाहर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार अशोक का जीवन हमें ये दिखाता है कि एक शक्तिशाली और आक्रामक शासक भी अपने अनुभवों और आत्मबोध के माध्यम से पूरी तरह बदल सकता है। यही परिवर्तन उन्हें इतिहास में एक विशेष और प्रेरणादायक स्थान देता है, जहां वे केवल एक विजेता नहीं बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में याद किए जाते हैं जिसने शक्ति से अधिक मानवता को महत्व दिया। झूठ। मध्यकाल पूरी तरह अंधकार युग था। अक्सर इतिहास को सरल बनाने के लिए मध्यकाल को एक ऐसे दौर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहां केवल पतन, अज्ञानता और अव्यवस्था थी। लेकिन ये धारणा वास्तविकता का बहुत सीमित और एक तरफा चित्र प्रस्तुत करती है। सच ये है कि मध्यकाल एक जटिल और बहुआयामी समय था, जिसमें चुनौतियों के साथ साथ उल्लेखनीय प्रगति भी हुई। इस काल में जहां एक ओर राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर कला, स्थापत्य, साहित्य और संस्कृति का भी व्यापक विकास हुआ। भारत में इस समय भव्य किले, मस्जिदें, मंदिर और अन्य स्थापत्य संरचनाएं बनी, जो आज भी उस युग की तकनीकी और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। साथ ही संगीत, नृत्य और साहित्य की कई परंपराएं इसी काल में विकसित और समृद्ध हुईं। मध्यकाल को अंधकार युग कहने की धारणा काफी हद तक बाद के समय में बनी, खासकर जब नए विचारों और आधुनिकता के दौर ने पुराने समय को पीछे छूटे हुए रूप में देखा। लेकिन यदि हम इस काल को गहराई से समझें तो पता चलता है कि ये केवल अंधकार का नहीं बल्कि परिवर्तन, सांस्कृतिक मेलजोल और नए विचारों के उदय का भी समय था। इसलिए मध्यकाल को पूरी तरह नकारात्मक दृष्टि से देखना सही नहीं है। ये एक ऐसा दौर था जिसमें कई सीमाएं थीं, लेकिन साथ ही कई उपलब्धियां भी थीं। इतिहास को संतुलित नजरिए से समझना जरूरी है, ताकि हम किसी भी कालखंड को केवल एक ही रंग में न देखें, बल्कि उसकी पूरी जटिलता और विविधता को पहचान सकें।
सच। इस समय कला, स्थापत्य और संस्कृति का भी खूब विकास हुआ। मध्यकाल को अक्सर केवल संघर्ष और अस्थिरता के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो ये स्पष्ट होता है कि यही वो दौर था जब कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक परंपराओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस समय विभिन्न राजवंशों और शासकों ने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भव्य इमारतों, किलों, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण कराया, जो आज भी उनकी तकनीकी कुशलता और सौंदर्य बोध का प्रमाण है। भारत में मध्यकालीन स्थापत्य में विभिन्न शैलियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए इस्लामी, फारसी और भारतीय वास्तुकला के मेल से बनी इमारतें न केवल देखने में अद्भुत थीं, बल्कि उनमें उस समय की सांस्कृतिक विविधता भी झलकती थी। इसी दौर में कई प्रसिद्ध स्मारक और शहर विकसित हुए, जो आज भी ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ स्थापत्य ही नहीं, बल्कि साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इस काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति और सूफी आंदोलन ने लोगों के बीच आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाया। संत कवियों और सूफी संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में नई सोच और जागरूकता पैदा की। संगीत और नृत्य की परंपराएं भी इसी समय समृद्ध हुईं। दरबारों में कला को संरक्षण मिला, जिससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नई शैलियों को विकसित करने का अवसर मिला। इस प्रकार मध्यकाल को केवल अंधकार युग कहना उसके वास्तविक योगदानों को नजरअंदाज करना होगा। ये एक ऐसा दौर था जिसमें चुनौतियों के बीच भी सृजन, नवाचार और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। झूठ, भारत हमेशा से गरीब देश था। ये एक आम धारणा है जिसे अक्सर बिना गहराई से समझे स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये पूरी तरह सही नहीं है। वास्तव में प्राचीन और मध्यकालीन भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। व्यापार, कृषि, हस्तशिल्प और उद्योग के क्षेत्र में भारत का स्थान बहुत मजबूत था, और यही कारण था कि इसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के कपड़े, मसाले, धातु और हस्तशिल्प की वस्तुएं दुनिया भर में प्रसिद्ध थीं। विदेशी व्यापारी दूर दूर से यहाँ व्यापार करने आते थे, और भारतीय बाजार वैश्विक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। उस समय भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा था, जो उसकी आर्थिक शक्ति और समृद्धि को दर्शाता है। हालांकि समय के साथ कई कारणों से भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। लगातार आक्रमण, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और विशेष रूप से औपनिवेशिक शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ, जिससे देश की आर्थिक संरचना कमजोर होती चली गई। इसलिए ये कहना कि भारत हमेशा से गरीब था, इतिहास की वास्तविकता को नजरअंदाज करना है। सच ये है कि भारत ने समृद्धि के लंबे दौर भी देखे हैं और कठिन समय भी। इतिहास को सही तरह से समझने के लिए जरूरी है कि हम इन दोनों पहलुओं को संतुलित नजरिए से देखें। सच, एक समय भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में था। इतिहास की गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन और मध्यकालीन काल में भारत केवल सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प, धातुकर्म, वस्त्र उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में भारत की मजबूत पकड़ थी। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए कपड़े, विशेषकर सूती और रेशमी वस्त्र, दुनिया भर में अत्यधिक मांग में थे। इसी तरह मसाले, कीमती पत्थर और धातुएं भी भारत को वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते थे। इतिहासकारों के अनुसार कई शताब्दियों तक भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान रहा। विदेशी यात्री और व्यापारी यहाँ की समृद्धि, विकसित नगरों और उन्नत बाजार व्यवस्था का उल्लेख करते थे। भारत के बंदरगाहों से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक व्यापार होता था, जिससे यहाँ धन और संसाधनों की निरंतर आमद बनी रहती थी। यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाने लगा। इस समृद्धि के पीछे केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक व्यवस्था, कुशल श्रम और उन्नत तकनीकी ज्ञान भी था। गांवों से लेकर शहरों तक उत्पादन और वितरण की एक मजबूत प्रणाली थी, जो देश की आर्थिक शक्ति को बनाए रखती थी। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ विभिन्न कारणों जैसे आंतरिक संघर्ष, बाहरी आक्रमण और विशेष रूप से औपनिवेशिक शोषण के चलते ये समृद्धि धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि एक समय भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान रखता था। इसलिए भारत को केवल उसकी वर्तमान या किसी एक दौर की स्थिति से आंकना सही नहीं है। इतिहास हमें ये सिखाता है कि ये भूमि कभी आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली रही है, और उसकी समृद्ध विरासत को समझना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। झूठ, अंग्रेजों ने भारत का विकास किया। ये एक ऐसी धारणा है जिसे अक्सर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर सच मान लिया जाता है।
आमतौर पर यह कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में रेल, डाक व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक ढांचा दिया, इसलिए उन्होंने भारत का विकास किया। लेकिन जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि इन सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों का विकास नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन को मजबूत करना और संसाधनों का अधिकतम दोहन करना था। उदाहरण के लिए, रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से कच्चे माल को बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाने और तैयार माल को बाजारों में फैलाने के लिए किया गया था, ताकि अंग्रेजों को आर्थिक लाभ मिल सके। इसी तरह प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था भी इस तरह बनाई गई थी कि वो ब्रिटिश हितों की रक्षा करे और उनके शासन को स्थिर बनाए रखे। भारतीयों को इसमें सीमित भूमिका दी गई, जबकि असली नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में ही रहा। इसके अलावा औपनिवेशिक काल में भारत की पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को भारी नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश नीतियों के कारण स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों की स्थिति कमजोर होती गई और भारत धीरे धीरे एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और विदेशी वस्तुओं के बाजार में बदल गया। इस आर्थिक शोषण का असर इतना गहरा था कि देश की समृद्ध अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई। ये भी ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो उनके प्रशासनिक कामों में मदद कर सके। यानी ये व्यवस्था भी उनके शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए थी, न कि भारतीय समाज के समग्र विकास के लिए। इसीलिए ये कहना कि अंग्रेजों ने भारत का विकास किया एक अधूरी और भ्रामक सच्चाई है। सच ये है कि जो भी ढांचा उन्होंने तैयार किया वो मुख्य रूप से उनके अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भारत का वास्तविक विकास उस समय संभव होता जब इन संसाधनों और व्यवस्थाओं का उपयोग भारतीयों के हित में किया जाता, जो उस दौर में प्राथमिकता नहीं था। सच, उन्होंने संसाधनों का शोषण किया और अपनी ज़रूरतों के लिए ढांचा तैयार किया। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत का समग्र विकास नहीं, बल्कि यहाँ के संसाधनों का अधिकतम उपयोग अपने हितों के लिए करना था। भारत उस समय कच्चे माल जैसे कपास, नील, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों का एक बड़ा स्रोत था, जिसे बड़े पैमाने पर इंग्लैंड भेजा जाता था। वहाँ इनसे तैयार वस्तुएं बनाकर फिर उन्हें भारत और अन्य उपनिवेशों में बेचा जाता था, जिससे अंग्रेजों को भारी आर्थिक लाभ होता था। इस प्रक्रिया में भारत की पारंपरिक उद्योग व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा। स्थानीय कारीगर, बुनकर और छोटे व्यापारी जो पहले आत्मनिर्भर और समृद्ध थे, धीरे धीरे कमजोर होते गए। उदाहरण के तौर पर भारतीय वस्त्र उद्योग, जो कभी विश्व प्रसिद्ध था, ब्रिटिश नीतियों के कारण लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गया, क्योंकि इंग्लैंड में बने सस्ते मशीन निर्मित कपड़े भारतीय बाजारों में भर दिए गए। इसी तरह रेलवे, सड़कें और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे का विकास भी मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया गया था कि संसाधनों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, खासकर खदानों और कृषि क्षेत्रों से बंदरगाहों तक। इसका फायदा भारतीय जनता से ज्यादा ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन को हुआ। इसके अलावा कर व्यवस्था और भूमि नीतियां भी इस तरह बनाई गई थी कि अधिक से अधिक राजस्व एकत्र किया जा सके, भले ही इससे किसानों और आम जनता पर कितना ही बोझ क्यों ना पड़े। कई बार इन नीतियों के कारण किसानों की स्थिति बेहद खराब हो गई और उन्हें कर्ज तथा गरीबी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भी ढांचा तैयार किया गया वो मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भारत के संसाधनों का व्यवस्थित रूप से शोषण किया गया और देश की आर्थिक संरचना को इस तरह ढाला गया कि वो एक उपनिवेश के रूप में काम करे, न कि एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के रूप में। झूठ, सिर्फ एक व्यक्ति ने देश को आज़ादी दिलाई। अक्सर स्वतंत्रता संग्राम को बहुत सरल बनाकर इस तरह प्रस्तुत किया जाता है मानो एक ही महान नेता के प्रयासों से पूरा देश आज़ाद हो गया। ये सोच न केवल अधूरी है, बल्कि उन हजारों लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान को भी कम करके आंकती है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दी। भारत की आज़ादी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक लंबे, व्यापक और बहुआयामी आंदोलन का परिणाम थी। इस संघर्ष में अलग अलग विचारधाराओं और तरीकों से काम करने वाले कई नेता और समूह शामिल थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा किया, तो वहीं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के जरिए सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल और अनगिनत अन्य नेताओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। सिर्फ बड़े नेताओं ही नहीं, बल्कि आम जनता, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। कई लोगों ने जेलें झेलीं, यातनाएं सहीं और अपने प्राणों की आहुति दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता का जीवन जी सकें। इसीलिए ये कहना कि केवल एक व्यक्ति ने देश को आज़ादी दिलाई, इतिहास की वास्तविकता को बहुत सीमित कर देता है। सच ये है कि भारत की आज़ादी एक सामूहिक संघर्ष, एक साझा सपना और करोड़ों लोगों की मेहनत और बलिदान का परिणाम थी।
यही कारण है कि इसे समझने के लिए हमें हर उस योगदान को पहचानना और सम्मान देना चाहिए जिसने इस ऐतिहासिक परिवर्तन को संभव बनाया। सच, ये हजारों क्रांतिकारियों और आंदोलनों का परिणाम था। भारत की आज़ादी किसी एक घटना या एक व्यक्ति की देन नहीं थी, बल्कि ये दशकों तक चले संघर्ष, बलिदान और जन आंदोलनों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम थी। इस आज़ादी के पीछे अनगिनत ज्ञात और अज्ञात वीरों का योगदान रहा, जिन्होंने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वतंत्रता की नींव मजबूत की। एक और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अहिंसक जन आंदोलन चले, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने विदेशों में रहकर भी आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। इस संघर्ष में केवल बड़े नेता ही नहीं, बल्कि आम जनता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलनों में भाग लिया, जेल गए और अत्याचार सहन किए। कई लोग ऐसे भी थे जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाए, लेकिन उनका योगदान किसी भी बड़े नेता से कम नहीं था। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में छोटे बड़े विद्रोह और आंदोलन भी लगातार चलते रहे, जैसे 1857 का विद्रोह, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार भारत की आज़ादी एक सामूहिक प्रयास का परिणाम थी, जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर विचारधारा के लोगों ने भाग लिया। ये केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जागरण था, जिसने पूरे देश को एक साझा लक्ष्य के लिए खड़ा कर दिया। झूठ, ये केवल सैनिकों का विद्रोह था। अक्सर 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहकर सीमित कर दिया जाता है, मानो ये केवल कुछ सैनिकों की असंतुष्टि का परिणाम था। ये धारणा इतिहास की उस व्यापक सच्चाई को नज़रअंदाज करती है जिसमें समाज के कई वर्गों की भागीदारी शामिल थी। वास्तव में ये विद्रोह केवल सेना तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका था। इस विद्रोह में केवल सिपाही ही नहीं, बल्कि किसान, जमींदार, कारीगर और आम जनता भी शामिल हुई। कई क्षेत्रों में स्थानीय राजाओं और रानियों ने भी इसका नेतृत्व किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। इन नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को संगठित किया और उसे व्यापक समर्थन दिलाया। इसके पीछे केवल एक कारण नहीं था, बल्कि कई तरह की असंतुष्टियां थीं, जैसे आर्थिक शोषण, सामाजिक हस्तक्षेप, धार्मिक भावनाओं को ठेस और राजनीतिक अधिकारों का हनन। इन सभी कारणों ने मिलकर इस विद्रोह को एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया। हालांकि ये सच है कि इस विद्रोह की शुरुआत सैनिकों से हुई थी, लेकिन इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना इसकी व्यापकता और महत्व को कम करके आंकना है। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों ने भाग लिया और जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को मजबूत किया। इसीलिए 1857 के इस ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए हमें इसे एक सीमित दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में देखना चाहिए, जिसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। सच, इसे कई इतिहासकार पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। 1857 के विद्रोह को लेकर इतिहास में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन अनेक भारतीय इतिहासकार इसे केवल एक सीमित सैनिक विद्रोह नहीं, बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इसका कारण ये है कि इस आंदोलन में केवल सिपाही ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग, किसान, कारीगर, जमींदार, स्थानीय शासक और आम जनता, सभी ने किसी न किसी रूप में भाग लिया। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष खुलकर सामने आया। इस विद्रोह का उद्देश्य केवल कुछ मांगों को मनवाना नहीं था, बल्कि कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह समाप्त करना भी था। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से नेता बनाना, विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं का एकजुट होना और जनता का समर्थन मिलना, ये सभी संकेत देते हैं कि ये केवल एक आकस्मिक विद्रोह नहीं, बल्कि एक बड़े स्तर पर स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित आंदोलन था। हालांकि ये विद्रोह अंततः सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। इसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया और ब्रिटिश शासन को ये एहसास दिलाया कि भारत पर शासन करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझते थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किए और शासन को अधिक सख्ती से नियंत्रित करने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विद्रोह ने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक आधार तैयार किया। इसने ये दिखा दिया कि अगर देश के विभिन्न वर्ग एकजुट हो जाएं तो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसीलिए कई इतिहासकार 1857 की इस घटना को केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी चिंगारी मानते हैं।
एक ऐसा प्रयास जिसने आगे चलकर आज़ादी की लंबी लड़ाई को दिशा और प्रेरणा दी। झूठ। सभी राजा महान और न्यायप्रिय थे। अक्सर इतिहास को सरल और प्रेरणादायक बनाने के लिए राजाओं को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मानो वे हमेशा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हित में काम करने वाले शासक रहे हों। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत किया, संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कठोर नीतियां अपनाई, अत्याचार किए या अपने स्वार्थ के लिए निर्णय लिए। राजशाही का मूल स्वरूप ही सत्ता और नियंत्रण पर आधारित होता था, जहां शासक के पास अत्यधिक अधिकार होते थे। ऐसे में यह जरूरी नहीं था कि हर राजा अपनी प्रजा के हित को प्राथमिकता दे। कई बार सत्ता को बनाए रखने के लिए कठोर कर लगाए जाते थे, विरोध को दबाया जाता था और युद्धों के माध्यम से विस्तार किया जाता था, जिससे आम जनता को भारी कष्ट झेलना पड़ता था। इतिहास में कुछ शासकों को उनकी उपलब्धियों के कारण महान कहा गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके सभी निर्णय सही या न्यायपूर्ण थे। उदाहरण के लिए, एक ही शासक अपने प्रशासन और निर्माण कार्यों के लिए सराहा जा सकता है, लेकिन उसके युद्धों या कठोर नीतियों के लिए आलोचना भी हो सकती है। इसके अलावा इतिहास को लिखने वाले अक्सर उन शासकों के कार्यों को उजागर करते हैं जो प्रभावशाली या विजेता थे, जबकि उनकी कमजोरियों या गलतियों को कम महत्व दिया जाता है। इससे एक ऐसी छवि बन जाती है जिसमें राजा लगभग पूर्ण और आदर्श नजर आते हैं, जबकि असल में वे भी इंसान ही थे, जिनमें अच्छाइयों के साथ साथ कमियां भी थीं। इसीलिए ये मानना कि सभी राजा महान और न्यायप्रिय थे, इतिहास को एक तरफा नजरिए से देखना है। सच्चाई ये है कि हर शासक का मूल्यांकन उसके कार्यों, नीतियों और उनके प्रभाव के आधार पर अलग अलग किया जाना चाहिए। इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए हमें न केवल उनकी उपलब्धियों को बल्कि उनकी सीमाओं और गलतियों को भी स्वीकार करना होगा। सच, कई शासकों ने अत्याचार भी किए, लेकिन इतिहास में उन्हें महान दिखाया गया। इतिहास का अध्ययन करते समय ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी शासक की छवि हमेशा पूरी तरह संतुलित तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाती। कई बार ऐसे शासक जिन्होंने अपने समय में कठोर नीतियां अपनाई, युद्धों में भारी जनहानि करवाई या अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए, उन्हें बाद के समय में महान के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसका कारण ये है कि इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों द्वारा लिखा गया जो सत्ता के करीब थे या जिन पर उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव था। किसी शासक की उपलब्धियों जैसे प्रशासनिक सुधार, साम्राज्य का विस्तार, कला और स्थापत्य का विकास को प्रमुखता से उजागर किया जाता है, जबकि उसके शासन के नकारात्मक पहलुओं को या तो कम महत्व दिया जाता है या पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इससे एक ऐसी छवि बनती है जिसमें वह शासक लगभग आदर्श और निर्दोष दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता में उसका शासन कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी होता है। इसके अलावा समय के साथ समाज की सोच और मूल्य भी बदलते हैं। जो कार्य किसी समय में सामान्य या स्वीकार्य माने जाते थे, वही आज के नजरिए से कठोर या अन्यायपूर्ण लग सकते हैं। लेकिन इतिहास में कई बार इन कार्यों का मूल्यांकन उस समय के संदर्भ में नहीं, बल्कि एक गौरवशाली छवि बनाने के उद्देश्य से किया गया, जिससे सच्चाई का एक हिस्सा दब गया। ये भी देखा गया है कि विजेता शासकों को अधिक महिमा मंडित किया जाता है, क्योंकि उनके पास अपनी कहानी को स्थापित करने की शक्ति होती है। वहीं जिन लोगों ने उनके खिलाफ संघर्ष किया या जो उनके शासन से प्रभावित हुए, उनकी आवाज़ इतिहास में उतनी मजबूती से सामने नहीं आ पाती। इसीलिए जब हम किसी शासक को महान कहते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि ये एक संपूर्ण सच्चाई नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण हो सकता है। सच्चाई को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके कार्यों के हर पहलू, अच्छे और बुरे, दोनों को देखें। तभी हम इतिहास का एक संतुलित और वास्तविक चित्र समझ सकते हैं। झूठ, विज्ञान सिर्फ पश्चिम में विकसित हुआ। ये एक आम धारणा है जो अक्सर आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी प्रभाव के कारण हमारे मन में बैठ जाती है। लेकिन यदि हम इतिहास को व्यापक दृष्टि से देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि विज्ञान का विकास केवल पश्चिम तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं, विशेषकर भारत, चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातुकर्म जैसे क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी थी। उदाहरण के लिए, आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, जिन्होंने सर्जरी की कई जटिल तकनीकों का वर्णन किया। इसी तरह चरक ने आयुर्वेद के क्षेत्र में गहरा योगदान दिया, जो आज भी चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा भारतीय गणित में शून्य यानी जीरो और दशमलव प्रणाली की खोज ने पूरी दुनिया के विज्ञान और गणना पद्धति को बदल दिया।
खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण की व्याख्या जैसे विषयों पर भी भारतीय विद्वानों ने गहन अध्ययन किया था। हालांकि ये भी सच है कि आधुनिक विज्ञान के विकास में पश्चिमी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विशेषकर औद्योगिक क्रांति और उसके बाद के समय में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विज्ञान की शुरुआत या विकास केवल वहीं हुआ। वास्तव में विज्ञान एक वैश्विक और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न सभ्यताओं का योगदान शामिल है। इसीलिए ये कहना कि विज्ञान केवल पश्चिम में विकसित हुआ, इतिहास की एक अधूरी और भ्रामक व्याख्या है। सच्चाई ये है कि मानव सभ्यता के अलग अलग हिस्सों ने मिलकर विज्ञान को उस स्तर तक पहुंचाया है जहां वो आज है। सच, गणित, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान में भारत का बड़ा योगदान था। प्राचीन भारत में ज्ञान और विज्ञान की परंपरा बेहद समृद्ध रही है, जिसका प्रभाव आज भी आधुनिक विज्ञान में देखा जा सकता है। गणित के क्षेत्र में भारतीय विद्वानों ने ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने पूरी दुनिया की गणना प्रणाली को बदल दिया। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने शून्य यानी शून्य और दशमलव प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जटिल गणनाएं आसान हो गईं और आधुनिक गणित की नींव मजबूत हुई। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। चरक ने औषधियों, रोगों और उनके उपचार के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान किया, जबकि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, सर्जरी की उन्नत तकनीकों का वर्णन किया। सुश्रुत द्वारा बताए गए ऑपरेशन और सर्जिकल उपकरण उस समय के लिए बेहद उन्नत माने जाते थे और आज भी चिकित्सा विज्ञान में उनका ऐतिहासिक महत्व है। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में भी भारतीय विद्वानों ने अद्भुत कार्य किए। ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक गणना और पृथ्वी के घूर्णन के बारे में विचार, ये सभी उस समय के लिए अत्यंत उन्नत ज्ञान को दर्शाते हैं। आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। इन सभी योगदानों से यह स्पष्ट होता है कि भारत केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत था। यहाँ का ज्ञान केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समय के साथ ये अन्य देशों तक पहुंचा और वैश्विक विज्ञान के विकास में सहायक बना। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि गणित, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान में भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक रहा है। ये हमारी ऐतिहासिक विरासत का एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी हमें गर्व और प्रेरणा दोनों देता है। झूठ, महिलाओं की स्थिति हमेशा खराब थी। अक्सर ये माना जाता है कि इतिहास के हर दौर में महिलाओं की स्थिति एक जैसी कमजोर और दबाई हुई रही है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई कालखंड रहे हैं, विशेषकर वैदिक काल, जहां महिलाओं को शिक्षा, विचार विमर्श और सामाजिक जीवन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। वे केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों, विद्वत सभाओं और दार्शनिक चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं। उदाहरण के लिए गार्गी, वाचकनवी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने उस समय के महान विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ यानी डिबेट किए और अपने ज्ञान का परिचय दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस दौर में महिलाओं को बौद्धिक और सामाजिक सम्मान प्राप्त था। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। मध्यकाल और बाद के समय में कुछ परंपराएं और कुरीतियां विकसित हुईं, जिन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर युग में स्थिति एक जैसी ही रही। इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसे एक ही नजरिए से न देखें, बल्कि अलग अलग कालखंडों के अनुसार उसका विश्लेषण करें। महिलाओं की स्थिति समय, स्थान और समाज के अनुसार बदलती रही है, कहीं बेहतर तो कहीं कमजोर। इसलिए ये कहना कि महिलाओं की स्थिति हमेशा खराब थी एक सामान्यीकरण है जो पूरी सच्चाई को नहीं दर्शाता। वास्तविकता ये है कि इतिहास में ऐसे भी दौर रहे हैं जहां महिलाओं ने ज्ञान, समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। सच, वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा और अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक और सशक्त थी। उस समय महिलाओं को केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, वैदिक ज्ञान सीखने और बौद्धिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अधिकार था। वे गुरुकुलों में अध्ययन करती थीं और कई बार पुरुषों के समान स्तर पर विद्वता हासिल करती थीं। इस काल में गार्गी, वाचकनवी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने दार्शनिक विषयों पर गहन चर्चा की और विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किए। ये इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को न केवल शिक्षा मिलती थी, बल्कि उन्हें अपने विचार रखने और बौद्धिक रूप से विकसित होने का अवसर भी दिया जाता था। इसके अलावा वैदिक काल में महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक अधिकार भी प्राप्त थे। वे यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं
और कुछ मामलों में वे स्वयं इन अनुष्ठानों का संचालन भी कर सकती थीं। विवाह के मामले में भी उन्हें कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी, जैसे स्वयंवर की परंपरा, जिसमें वे अपने जीवन साथी का चयन कर सकती थीं। संपत्ति और परिवार से जुड़े अधिकारों में भी महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। वे परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होती थीं और समाज में उनका एक सम्मानजनक स्थान था। हालांकि ये स्थिति हर समय और हर स्थान पर एक जैसी नहीं रही और बाद के कालखंडों में इसमें बदलाव आया, लेकिन वैदिक काल का उदाहरण ये दिखाता है कि भारतीय समाज में ऐसे दौर भी रहे हैं जहां महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। इसलिए ये कहना सही है कि वैदिक काल में महिलाओं को सशक्त और सम्मानजनक स्थान मिला हुआ था। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो ये दर्शाता है कि समाज में समानता और अवसर की परंपरा नई नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन विरासत का भी हिस्सा रही है। झूठ। हिटलर केवल बुरा नेता था। अक्सर एडोल्फ हिटलर को एक ही आयाम में सिर्फ बुरा या खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये सच है कि उनके शासन में द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट जैसे भयावह घटनाक्रम हुए, जिनमें लाखों निर्दोष लोगों की जान गई और मानवता को गहरी क्षति पहुंची। लेकिन इतिहास को समझने के लिए केवल एक पक्ष देखना पर्याप्त नहीं होता। ये समझना भी जरूरी है कि वे सत्ता में कैसे आए और उस समय जर्मनी की परिस्थितियां क्या थीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। ऐसे समय में हिटलर ने राष्ट्रवाद, एकता और आर्थिक सुधार के वादों के जरिए लोगों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में तेजी से विकास और स्थिरता लाने के कदम उठाए, जिससे शुरुआती दौर में उन्हें जन समर्थन मिला। यही कारण था कि बहुत से लोग उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखने लगे। हालांकि ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि इन तथ्यों का मतलब ये नहीं है कि उनके कार्यों को उचित ठहराया जा सकता है। हिटलर की नीतियां अत्यधिक उग्र, भेदभावपूर्ण और हिंसक थीं, जिनके परिणाम विनाशकारी रहे। उन्होंने सत्ता का उपयोग दमन, विस्तारवाद और नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए किया, जिसने दुनिया को एक बड़े युद्ध और मानवीय त्रासदी में धकेल दिया। इसलिए ये कहना कि हिटलर सिर्फ बुरा था, इतिहास की जटिलता को सरल बना देता है। वास्तव में उन्हें समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसे एक नेता जो शुरुआत में कुछ लोगों के लिए आशा का प्रतीक बना, आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी व्यक्तित्वों में से एक बन गया। ये हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी नेता या विचारधारा को समझते समय हमें उसके सभी पहलुओं, परिस्थितियां, नीतियां और परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। सच, वो एक जटिल व्यक्तित्व था जिसने जर्मनी को आर्थिक रूप से मजबूत किया, लेकिन मानवता के खिलाफ अपराध किए। एडोल्फ हिटलर का व्यक्तित्व इतिहास में सबसे अधिक चर्चा और विवाद का विषय रहा है, क्योंकि इसमें विरोधाभासों का एक गहरा मिश्रण देखने को मिलता है। एक ओर उन्होंने उस समय सत्ता संभाली जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद गंभीर आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में उन्होंने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण, उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे कदम उठाए, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक सुधार हुआ और लोगों का विश्वास भी बढ़ा। लेकिन दूसरी ओर यही नेता आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, जिसने पूरी दुनिया को विनाश की आग में झोंक दिया। उनकी नीतियां अत्यधिक आक्रामक, विस्तारवादी और नस्लीय भेदभाव पर आधारित थीं। होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं, जिनमें लाखों निर्दोष लोगों की जान गई, उनके शासन की सबसे भयावह सच्चाइयों में से एक है। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता है। इसलिए हिटलर को केवल एक आयाम में समझना, चाहे पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा, इतिहास की जटिलता को नजरअंदाज करना होगा। वो एक ऐसा उदाहरण है जहां एक नेता ने कुछ क्षेत्रों में तात्कालिक सुधार तो किए, लेकिन उसकी विचारधारा और नीतियों ने मानवता को गहरी क्षति पहुंचाई। ये हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि किसी भी नेता या शासन का मूल्यांकन केवल उसके शुरुआती या सतही उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। हमें उसके कार्यों के दीर्घकालिक प्रभाव, नैतिक पक्ष और मानवता पर पड़े असर को भी ध्यान में रखना चाहिए। तभी हम इतिहास को सही और संतुलित तरीके से समझ सकते हैं। झूठ। युद्ध सिर्फ वीरता की कहानी है। अक्सर युद्धों को इतिहास में ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो वे केवल साहस, बलिदान और वीरता की गाथाएं हों, जहां सैनिक अपनी बहादुरी दिखाते हैं और नायकों की कहानियां जन्म लेती हैं। फिल्मों, किताबों और कथाओं में भी युद्ध को कई बार रोमांचक और गौरवपूर्ण रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ये चित्र अधूरा है क्योंकि ये युद्ध की वास्तविक और कठोर सच्चाइयों को पूरी तरह सामने नहीं लाता। असल में युद्ध केवल वीरता तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे विनाश, पीड़ा और मानवीय त्रासदी की भी कहानी होते हैं। किसी भी युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी प्रभावित होते हैं। उनके घर उजड़ते हैं, परिवार टूटते हैं और जीवन पूरी तरह बदल जाता है। युद्ध के कारण आर्थिक संकट, सामाजिक अस्थिरता और लंबे समय तक चलने वाले मानसिक प्रभाव भी पैदा होते हैं। इतिहास में कई बड़े युद्ध हुए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, जिनमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन युद्धों में जहां कुछ वीरता की कहानियां जरूर सामने आई, वहीं उससे कहीं अधिक दुख, विनाश और हानि की घटनाएं भी हुई, लेकिन अक्सर इन पहलुओं को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती। इसके अलावा युद्धों के पीछे के कारण भी केवल सम्मान या बहादुरी नहीं होते, बल्कि कई बार राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता की लालसा और आर्थिक हित भी होते हैं।
इन कारणों से शुरू हुए युद्धों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए ये कहना कि युद्ध सिर्फ वीरता की कहानी है एक अधूरी और भ्रामक धारणा है। सच्चाई ये है कि युद्ध एक जटिल घटना है जिसमें साहस के साथ साथ गहरा दुख और विनाश भी जुड़ा होता है। इतिहास को सही तरह से समझने के लिए हमें दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है, तभी हम युद्ध की वास्तविकता को समझ पाएंगे। हालांकि ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि इन तथ्यों का मतलब ये नहीं है कि उनके कार्यों को उचित ठहराया जा सकता है। हिटलर की नीतियां अत्यधिक उग्र, भेदभावपूर्ण और हिंसक थीं, जिनके परिणाम विनाशकारी रहे। उन्होंने सत्ता का उपयोग दमन, विस्तारवाद और नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए किया, जिसने दुनिया को एक बड़े युद्ध और मानवीय त्रासदी में धकेल दिया। इसलिए ये कहना कि हिटलर सिर्फ बुरा था, इतिहास की जटिलता को सरल बना देता है। वास्तव में उन्हें समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसे एक नेता जो शुरुआत में कुछ लोगों के लिए आशा का प्रतीक बना, आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी व्यक्तित्वों में से एक बन गया। ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी नेता या विचारधारा को समझते समय हमें उसके सभी पहलुओं, परिस्थितियां, नीतियां और परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। सच, वो एक जटिल व्यक्तित्व था जिसने जर्मनी को आर्थिक रूप से मजबूत किया, लेकिन मानवता के खिलाफ अपराध किए। एडोल्फ हिटलर का व्यक्तित्व इतिहास में सबसे अधिक चर्चा और विवाद का विषय रहा है, क्योंकि इसमें विरोधाभासों का एक गहरा मिश्रण देखने को मिलता है। एक ओर उन्होंने उस समय सत्ता संभाली जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद गंभीर आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में उन्होंने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण, उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे कदम उठाए, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक सुधार हुआ और लोगों का विश्वास भी बढ़ा। लेकिन दूसरी ओर यही नेता आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, जिसने पूरी दुनिया को विनाश की आग में झोंक दिया। उनकी नीतियां अत्यधिक आक्रामक, विस्तारवादी और नस्लीय भेदभाव पर आधारित थीं। होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं, जिनमें लाखों निर्दोष लोगों की जान गई, उनके शासन की सबसे भयावह सच्चाइयों में से एक है। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता है। इसलिए हिटलर को केवल एक आयाम में समझना, चाहे पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा, इतिहास की जटिलता को नजरअंदाज करना होगा। वो एक ऐसा उदाहरण है जहां एक नेता ने कुछ क्षेत्रों में तात्कालिक सुधार तो किए, लेकिन उसकी विचारधारा और नीतियों ने मानवता को गहरी क्षति पहुंचाई। ये हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि किसी भी नेता या शासन का मूल्यांकन केवल उसके शुरुआती या सतही उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। हमें उसके कार्यों के दीर्घकालिक प्रभाव, नैतिक पक्ष और मानवता पर पड़े असर को भी ध्यान में रखना चाहिए। तभी हम इतिहास को सही और संतुलित तरीके से समझ सकते हैं। झूठ, युद्ध सिर्फ वीरता की कहानी है। अक्सर युद्धों को इतिहास में ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो वे केवल साहस, बलिदान और वीरता की गाथाएं हों, जहां सैनिक अपनी बहादुरी दिखाते हैं और नायकों की कहानियां जन्म लेती हैं। फिल्मों, किताबों और कथाओं में भी युद्ध को कई बार रोमांचक और गौरवपूर्ण रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ये चित्र अधूरा है क्योंकि ये युद्ध की वास्तविक और कठोर सच्चाइयों को पूरी तरह सामने नहीं लाता। असल में युद्ध केवल वीरता तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे विनाश, पीड़ा और मानवीय त्रासदी की भी कहानी होते हैं। किसी भी युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी प्रभावित होते हैं। उनके घर उजड़ते हैं, परिवार टूटते हैं और जीवन पूरी तरह बदल जाता है। युद्ध के कारण आर्थिक संकट, सामाजिक अस्थिरता और लंबे समय तक चलने वाले मानसिक प्रभाव भी पैदा होते हैं। इतिहास में कई बड़े युद्ध हुए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, जिनमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन युद्धों में जहां कुछ वीरता की कहानियां जरूर सामने आईं, वहीं उससे कहीं अधिक दुख, विनाश और हानि की घटनाएं भी हुईं। लेकिन अक्सर इन पहलुओं को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती। इसके अलावा युद्धों के पीछे के कारण भी केवल सम्मान या बहादुरी नहीं होते, बल्कि कई बार राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता की लालसा और आर्थिक हित भी होते हैं। इन कारणों से शुरू हुए युद्धों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए ये कहना कि युद्ध सिर्फ वीरता की कहानी है, एक अधूरी और भ्रामक धारणा है। सच्चाई ये है कि युद्ध एक जटिल घटना है जिसमें साहस के साथ साथ गहरा दुख और विनाश भी जुड़ा होता है। इतिहास को सही तरह से समझने के लिए हमें दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है, तभी हम युद्ध की वास्तविकता को समझ पाएंगे। सच, युद्ध में लाखों निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सैनिकों की बहादुरी और रणभूमि की घटनाओं पर जाता है, लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं अधिक दर्दनाक होती है। किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। वे लोग जो सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा नहीं होते, फिर भी उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। उनके घर उजड़ जाते हैं, परिवार बिछड़ जाते हैं और सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, जहां लाखों नहीं बल्कि करोड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे,
जिनका युद्ध से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। युद्ध के दौरान बमबारी, भूख, बीमारियां और विस्थापन जैसी स्थितियां पैदा होती हैं जो आम लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। इसके अलावा युद्ध का असर केवल उसी समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके परिणाम कई वर्षों तक समाज और अर्थव्यवस्था पर दिखाई देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की प्रक्रिया रुक जाती है और पूरा देश पीछे चला जाता है। युद्ध के बाद भी लोगों को अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने में लंबा समय लगता है। ये भी समझना जरूरी है कि युद्ध अक्सर राजनीतिक और रणनीतिक कारणों से शुरू होते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है जिनका इन फैसलों से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए युद्ध को केवल वीरता या जीत हार के नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं है। सच्चाई ये है कि युद्ध एक मानवीय त्रासदी है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान निर्दोष लोगों को होता है। इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए हमें इस कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार करना जरूरी है, ताकि हम भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने की दिशा में सोच सकें। झूठ। धर्म हमेशा एकता का प्रतीक रहा। अक्सर ये माना जाता है कि धर्म का उद्देश्य केवल लोगों को जोड़ना, शांति स्थापित करना और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होता है। इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि धर्म ने मानव समाज को दिशा देने, आचरण सुधारने और समुदायों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये कहना कि धर्म हमेशा और हर परिस्थिति में केवल एकता का ही प्रतीक रहा है, इतिहास की एक अधूरी तस्वीर पेश करता है। वास्तव में अलग अलग समय और परिस्थितियों में धर्म का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया गया है। जहां एक ओर धर्म ने लोगों को जोड़ने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का काम किया, वहीं दूसरी ओर कई बार इसे सत्ता, पहचान और विचारधारा के संघर्ष के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां धार्मिक मतभेदों के कारण संघर्ष, विवाद और हिंसा की स्थिति पैदा हुई। ये भी समझना जरूरी है कि समस्या स्वयं धर्म में नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या और उसके उपयोग में होती है। जब धर्म को सहिष्णुता, प्रेम और समझदारी के साथ अपनाया जाता है तो वह समाज को जोड़ता है। लेकिन जब इसे संकीर्ण सोच, असहिष्णुता या राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वही धर्म विभाजन का कारण बन सकता है। इसके अलावा कई बार अलग अलग समुदायों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिससे आपसी दूरी और बढ़ जाती है। इससे ये धारणा बनती है कि धर्म केवल विभाजन करता है, जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक संतुलित है। इसलिए ये कहना कि धर्म हमेशा एकता का प्रतीक रहा, एक सामान्यीकरण है जो इतिहास की पूरी जटिलता को नहीं दर्शाता। धर्म ने जहां एक ओर समाज को जोड़ने का कार्य किया है, वहीं कुछ परिस्थितियों में वो संघर्ष का कारण भी बना है। इसे समझने के लिए हमें संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। सच, कई बार धर्म के नाम पर संघर्ष भी हुए। इतिहास का निष्पक्ष अध्ययन ये दिखाता है कि धर्म ने जहां एक ओर लोगों को जोड़ने, नैतिकता सिखाने और समाज में समरसता बढ़ाने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर कुछ परिस्थितियों में इसके नाम पर संघर्ष और टकराव भी देखने को मिले हैं। ये समझना जरूरी है कि इन संघर्षों का कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़ी राजनीति, सत्ता की इच्छा, पहचान की भावना और सामाजिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई बार शासकों या समूहों ने धर्म का उपयोग अपने हितों को साधने के लिए किया। उन्होंने लोगों की भावनाओं को प्रभावित करके उन्हें अपने पक्ष में खड़ा किया, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसे मामलों में धर्म एक माध्यम बन गया, जबकि असली कारण सत्ता, नियंत्रण या संसाधनों पर अधिकार हासिल करना होता था। इसके अलावा अलग अलग समुदायों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नताओं को जब सही तरीके से समझने और स्वीकार करने के बजाय विरोध के रूप में देखा जाता है तो तनाव बढ़ सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां आपसी असहिष्णुता और गलतफहमियों ने बड़े संघर्षों का रूप ले लिया। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि धर्म स्वयं संघर्ष का कारण नहीं होता, बल्कि उसका गलत उपयोग और संकीर्ण सोच इसे संघर्ष का रूप दे देती है। अधिकांश धार्मिक शिक्षाएं शांति, सह अस्तित्व और भाईचारे का संदेश देती हैं, लेकिन जब इन मूल्यों को नजरअंदाज किया जाता है तब समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए ये कहना सही है कि कई बार धर्म के नाम पर संघर्ष हुए हैं, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता को समझना और भी जरूरी है। ये हमें ये सिखाता है कि धर्म को जोड़ने का माध्यम बनाना चाहिए, न कि विभाजन का, और इसके लिए सही समझ, सहिष्णुता और संवाद बेहद आवश्यक है। झूठ। मुगलों ने सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाया। अक्सर इतिहास को एक तरफा नजरिए से देखने पर ऐसी धारणा बन जाती है कि मुगल साम्राज्य का योगदान केवल नकारात्मक था, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और संतुलित है। मुगल काल में जहां कुछ नीतियां और घटनाएं विवादास्पद रहीं, वहीं इस दौर में प्रशासन, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। मुगल शासकों ने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, जिसमें राजस्व प्रणाली, न्याय व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों को व्यवस्थित किया गया।
इससे एक बड़े भूभाग पर प्रभावी नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। साथ ही कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा मिला, जिससे आर्थिक गतिविधियां मजबूत हुईं। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मुगल काल का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी दौर में कई भव्य इमारतों और स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनमें ताजमहल, किले और बाग बगीचे शामिल हैं। इन निर्माणों में भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, जो उस समय की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। इसके अलावा मुगल काल में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा। विभिन्न परंपराओं, भाषाओं और कलाओं का मेल हुआ, जिससे एक समृद्ध और बहुआयामी संस्कृति विकसित हुई। साहित्य, संगीत और चित्रकला में भी इस समय नई ऊंचाइयां हासिल की गई। हालांकि ये भी सच है कि हर शासन की तरह मुगल काल में भी कुछ कमियां और संघर्ष रहे, लेकिन केवल नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देकर पूरे कालखंड को नुकसानदायक कहना इतिहास की पूरी सच्चाई को नज़रअंदाज करना होगा। इसलिए मुगलों के दौर को समझने के लिए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहां हम उनके योगदान और सीमाओं दोनों को स्वीकार करें। तभी हम इतिहास को सही और व्यापक रूप में समझ पाएंगे। सच, उन्होंने कला, स्थापत्य और प्रशासन में योगदान भी दिया। मुगल साम्राज्य के दौर को समझने के लिए केवल एक पहलू पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। इस काल में शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने, कला और स्थापत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कार्य हुए। ये वो समय था जब एक विशाल भूभाग को एक संगठित प्रशासनिक ढांचे के तहत संचालित करने की कोशिश की गई। प्रशासन के क्षेत्र में मुगल शासकों ने राजस्व व्यवस्था, कानून और शासन प्रणाली को अधिक संगठित बनाया। भूमि से कर वसूली की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित की गई, जिससे राज्य की आय सुनिश्चित हुई और शासन को स्थिरता मिली। विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन भी इसी काल की विशेषता था, जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी बना। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मुगलों का योगदान आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस दौर में बनी इमारतें केवल निर्माण नहीं, बल्कि उत्कृष्ट कारीगरी और सौंदर्य बोध का प्रतीक हैं। ताजमहल, किले, महल और बाग बगीचे इस बात का प्रमाण है कि उस समय वास्तुकला में कितनी उन्नत तकनीक और कलात्मकता थी। इन निर्माणों में भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई शैलियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा इस काल में चित्रकला, संगीत और साहित्य को भी संरक्षण मिला। दरबारों में कलाकारों और विद्वानों को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे नई शैलियों और विचारों का विकास हुआ। ये सांस्कृतिक समृद्धि केवल शाही वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के अन्य हिस्सों तक भी पहुंची। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि मुगल काल केवल एक राजनीतिक शासन नहीं था, बल्कि एक ऐसा दौर भी था जिसमें कला, स्थापत्य और प्रशासनिक संरचना को मजबूत किया गया। इसलिए इस कालखंड को समझते समय उसके योगदानों और सीमाओं दोनों को संतुलित दृष्टि से देखना आवश्यक है। झूठ, भारत हमेशा एक राष्ट्र रहा। सच, प्राचीन काल में ये कई राज्यों में बटा हुआ था। अक्सर आज के नजरिए से हम ये मान लेते हैं कि भारत हमेशा से एक एकीकृत राष्ट्र रहा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। प्राचीन भारत में आज की तरह एक केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी। इसके बजाय यहाँ अनेक छोटे बड़े राज्य, महाजनपद और साम्राज्य अस्तित्व में थे, जो अलग अलग शासकों द्वारा संचालित होते थे और समय समय पर उनकी सीमाएं बदलती रहती थीं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में मगध, कौशल, अवंती और गांधार जैसे महाजनपद स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। बाद में मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्यों ने एक विशाल क्षेत्र को एकीकृत करने की कोशिश की, लेकिन ये भी स्थायी रूप से पूरे उपमहाद्वीप को एक ही शासन के तहत नहीं रख पाए। इनके पतन के बाद फिर से क्षेत्र कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हालांकि राजनीतिक रूप से ये क्षेत्र विभाजित था, लेकिन सांस्कृतिक और सभ्यतागत स्तर पर एक गहरी एकता मौजूद थी। भाषा, धर्म, परंपराएं, व्यापारिक संबंध और तीर्थ यात्राएं, इन सभी ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक धागे में बांधे रखा। यही कारण है कि भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन के बावजूद एक साझा भारतीय पहचान धीरे धीरे विकसित होती रही। इसलिए ये समझना जरूरी है कि राष्ट्र की आधुनिक अवधारणा अपेक्षाकृत नई है, जबकि भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है। प्राचीन भारत को एक स्थायी, एकीकृत राष्ट्र के रूप में देखना इतिहास की जटिलता को सरल बना देता है। वास्तविकता ये है कि भारत एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां समय समय पर कई राज्य और साम्राज्य उभरे और समाप्त हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सांस्कृतिक निरंतरता और एकता बनी रही। यही इस भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है। झूठ, किताबों में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है। सच, इतिहास लगातार बदलता रहता है, नए प्रमाण सामने आते रहते हैं।
अक्सर हम ये मान लेते हैं कि इतिहास की किताबों में जो कुछ लिखा है वही पूरी और अंतिम सच्चाई है, लेकिन वास्तव में इतिहास कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। जो जानकारी हमें किसी समय पर उपलब्ध होती है उसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे नए प्रमाण, शोध और खोज सामने आते हैं वैसे वैसे हमारी समझ भी बदलती रहती है। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, प्राचीन ग्रंथ और वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कार्बन डेटिंग के माध्यम से समय समय पर नई जानकारियां मिलती रहती हैं। ये नई खोजें कई बार पुराने निष्कर्षों को चुनौती देती हैं और हमें घटनाओं को नए दृष्टिकोण से समझने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी कारण इतिहासकार लगातार पुराने स्रोतों का पुनः मूल्यांकन करते हैं और नए तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग इतिहासकार एक ही घटना को अलग नजरिए से देख सकते हैं, जिससे उसकी समझ में विविधता आती है। समय के साथ समाज के मूल्य और सोच भी बदलते हैं, जिसका प्रभाव इतिहास की व्याख्या पर पड़ता है। इसीलिए ये मानना कि किताबों में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है, इतिहास की प्रकृति को समझने में एक बड़ी भूल हो सकती है। सच्चाई ये है कि इतिहास एक जीवंत विषय है जो लगातार नए तथ्यों और दृष्टिकोणों के साथ विकसित होता रहता है। यही कारण है कि हमें इतिहास को रटने की चीज़ नहीं, बल्कि समझने और परखने का माध्यम मानना चाहिए। जब हम सवाल पूछते हैं, नए प्रमाणों को स्वीकार करते हैं और अलग अलग दृष्टिकोणों को समझते हैं, तभी हम इतिहास के अधिक करीब पहुंच पाते हैं और उसकी वास्तविकता को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। झूठ, सिर्फ बाहरी हमले ही कारण थे। सच, आंतरिक कमजोरी और राजनीतिक विभाजन भी बड़े कारण थे। अक्सर ये माना जाता है कि किसी भी देश के पतन या कमजोरी का मुख्य कारण केवल बाहरी आक्रमण होते हैं, लेकिन इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता। सच्चाई ये है कि बाहरी हमले तभी सफल हो पाते हैं जब किसी देश के भीतर पहले से ही कमजोरियां मौजूद हों। यदि आंतरिक व्यवस्था मजबूत हो, शासन संगठित हो और जनता एकजुट हो, तो बाहरी शक्तियों के लिए लंबे समय तक नियंत्रण स्थापित करना बेहद कठिन हो जाता है। भारत के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। विभिन्न कालखंडों में यहाँ कई छोटे बड़े राज्य और साम्राज्य थे जो अक्सर आपस में संघर्ष करते रहते थे। इस राजनीतिक विभाजन और आपसी प्रतिस्पर्धा ने एक मजबूत और एकीकृत रक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया। जब बाहरी आक्रमणकारी आए तो उन्हें एकजुट विरोध का सामना कम ही करना पड़ा, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। इसके अलावा कुछ शासकों की कमजोर नीतियां, प्रशासनिक ढांचे की कमी और समय के साथ बढ़ती अस्थिरता भी बड़ी भूमिका निभाती थी। कई बार सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष इतना बढ़ जाता था कि बाहरी शक्तियां इसका लाभ उठाकर हस्तक्षेप कर लेती थीं। ये भी देखा गया है कि जहां जहां एक मजबूत और संगठित नेतृत्व रहा, वहां बाहरी आक्रमणों को रोका या सीमित किया जा सका। लेकिन जहां आंतरिक एकता की कमी थी, वहां बाहरी शक्तियों को सफलता मिलना आसान हो गया। इसलिए ये कहना कि केवल बाहरी हमले ही किसी देश की कमजोरी का कारण थे, इतिहास की एक अधूरी व्याख्या है। वास्तविकता ये है कि आंतरिक कमजोरी, राजनीतिक विभाजन और आपसी संघर्ष ने बाहरी आक्रमणों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी आंतरिक एकता, मजबूत संस्थाओं और संतुलित नेतृत्व में होती है। जब ये मजबूत होते हैं, तब बाहरी चुनौतियां भी ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती। झूठ, इतिहास का आज से कोई संबंध नहीं। सच, इतिहास हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि इतिहास केवल बीते समय की बातें हैं, तारीखें, घटनाएं और कहानियां जिनका हमारे आज के जीवन से कोई खास संबंध नहीं है। लेकिन वास्तव में इतिहास हमारी वर्तमान सोच, समाज, राजनीति और यहाँ तक कि हमारे निर्णयों को भी गहराई से प्रभावित करता है। हम जो भाषा बोलते हैं, जिन परंपराओं का पालन करते हैं और जिस सामाजिक ढांचे में जीते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इतिहास से ही जुड़े हुए हैं। इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि वर्तमान परिस्थितियां कैसे बनी। किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, उसकी सीमाएं, सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थिति, ये सब अतीत की घटनाओं और फैसलों का परिणाम होते हैं। अगर हम इतिहास को समझते हैं तो हम ये भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि आज की समस्याओं की जड़ें कहाँ हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। इसके अलावा इतिहास हमें गलतियों से सीखने का अवसर देता है। पिछले समय में हुए युद्ध, संघर्ष, आर्थिक संकट और सामाजिक बदलाव हमें ये सिखाते हैं कि किन परिस्थितियों में कौन से निर्णय सही या गलत साबित हुए। इससे हम भविष्य में बेहतर और अधिक समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। इतिहास प्रेरणा का स्रोत भी है।
स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार आंदोलनों और महान व्यक्तित्वों की कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी बदलाव संभव है। ये हमें अपने समाज और देश के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ये कहना कि इतिहास का आज से कोई संबंध नहीं, एक गलत धारणा है। सच्चाई ये है कि इतिहास हमारे वर्तमान की नींव है और हमारे भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो समाज अपने इतिहास को समझता है वही अपने भविष्य को अधिक मजबूत और संतुलित बना सकता है। तो दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सच और झूठ दोनों छिपे होते हैं। जरूरी है कि हम सवाल पूछें, सोचें और हर चीज को आंख बंद करके ना मानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।